हेलो स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि बॉन्ड एंगल कैसे हमें डिसाइड करना है, किसका कम किसका ज़्यादा। आज फाइनल डिस्कशन रहेगा हमारा इन बॉन्ड पैरामीटर्स पे। सी हेयर, बॉन्ड एंगल किस तरह से डिफाइन करना है उसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है वाटर। मैं इस दिखने वाले बॉन्ड्स के बीच का एंगल देखना चाहता हूँ कि कितना बॉन्ड एंगल होगा। या मेरे पास एक एग्जांपल है OF2। मैं इस एंगल को भी देखना चाहता हूँ ये क्या होगा। और मेरे पास एक एग्जांपल है OCl2। मैं इसमें भी देखना चाहता हूँ बॉन्ड एंगल क्या होगा। और एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इथर। आर कोई भी एक एल्काइल ग्रुप समझ लीजिए आप, मिथाइल इथाइल कुछ हो सकता है। तो मैं इन सब में बॉन्ड एंगल देखना चाहता हूं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। सभी के पास दो दो लोन पेयर हैं, सभी के पास दो दो बॉन्ड पेयर्स हैं। अब कौन होगा जो मुझे आके बताएगा कि बॉन्ड एंगल किस में कम किस में ज़्यादा। तो मैंने देखा O और H में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये O की तरफ ज़्यादा गया हुआ होगा, H से दूर गया हुआ होगा, O की तरफ गया होगा। और ऐसा करने पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बहुत क्लोज आ जाएगा, रिजल्टिंग इन दो के बीच में रिपल्शन का एक्सटेंट बहुत बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो O और F में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि F का पेयर पे ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। F का जो पेयर होगा वो F के ज़्यादा नज़दीक होगा। जब F के ज़्यादा नज़दीक होगा तो ये दोनों आपस में काफ़ी दूरी पे होंगे, और जब काफ़ी दूरी पे होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन का एक्सटेंट कम होगा। रिजल्टिंग यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मुझे दिखेगा वो कुछ कम दिखेगा, और यहां पे जो बॉन्ड एंगल दिखेगा वो मुझे कुछ ज्यादा दिखेगा, 105 डिग्री। अब मैं यहां पे आ जाता हूं तो क्लोरीन के केस में क्या स्टोरी रहेगी। ऑक्सीजन और क्लोरीन में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या वो उतना नजदीक चला जाएगा जितना H के केस में चला गया? नहीं, उतना नजदीक तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोरीन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल O के पास जाने देगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इन बिटवीन सा ही सेटल होगा, मतलब ना तो इतना नज़दीक जा पाएगा और ना ही इतना दूर जा पाएगा। तो रिजल्टिंग मुझे लगता है कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो कुछ 103 के आसपास या 104 के आसपास OCl2 में होगा। लेकिन रियल में जब मैं यहाँ पे एंगल जाके देखता हूँ तो वो कुछ 110 डिग्री के आसपास रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। अब दिमाग घूम जाता है, ये क्या हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, वो कैसे हो जाएगा? क्या ये इतना नज़दीक चला गया ओके कि 105 से भी ज़्यादा रिपल्शन हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बट एंगल यही है। यहाँ पे देखें आप, R एल्काइल कार्बन्स के ग्रुप हैं, तो वो कार्बन के ग्रुप तो हाइड्रोजन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो मुझे लग रहा था कि एंगल ये तो 105 के आसपास ही होना चाहिए, बट ये जो एंगल था ये भी कुछ 110 के आसपास ही था। एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ यहाँ कि बॉन्ड एंगल किन फैक्टर्स पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। सी, तो मेरी बात को समझें आप ध्यान से। ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, आप एक बार इसको फोकस करें पहले। इस वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं और दो शेयर्ड पेयर्स हैं। अगर मैं आपको यहीं पे OCl2 दिखाऊं, उसके पास भी दो लोन पेयर्स हैं और ये दो शेयर्ड पेयर्स हैं, लेकिन उसके पास यहां पे कुछ और भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनको मैं कहता हूं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आप कहेंगे सर आप इनको लोन पेयर कह दो, लोन पेयर ही तो हैं।
जो भी नॉन बॉन्डेड है वो लोन पेयर? नहीं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि कुछ थ्योरीज इसको एक जैसा मान के चलती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करती, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन दोनों को अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करती है। वो कहती है कि ये लोन पेयर क्लोरीन का है। अब क्लोरीन के लिए तो इसको लोन पेयर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए लोन पेयर सिर्फ यही हैं, ये दो। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के नहीं थे बट उसके साथ लगे हुए ग्रुप के थे। इस ग्रुप के लिए ये लोन पेयर कह सकते हो आप, बट इस ऑक्सीजन के लिए तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और एंगल आपको ऑक्सीजन के एंगल्स के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड्स का देखना है, ना कि क्लोरीन के बॉन्ड का। क्लोरीन का तो एक ही बॉन्ड है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। मैं सिर्फ ये आपको पहले एक बार नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करके अपने कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये मैंने डाई मिथाइल ईथर ले लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यही था वो ROR, जिसमें R आपकी चॉइस का था। यहाँ मैंने R के लिए आपकी चॉइस नहीं छोड़ी, एक R पुट कर दिया। मुझे लगता है सबको पता होगा, 10th में आता था। R एक मिथाइल ग्रुप होता है, CH3CnH2n+1 टाइप का फॉर्मूला होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं और ये दो आपके लोन पेयर्स हैं। जबकि इनको अगर आप देखें तो ये भी बॉन्ड पेयर हैं, बट दीज आर बॉन्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन के बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर नहीं है। सिमिलरली आप इनको देखें तो ये भी इस सेकंड कार्बन के बॉन्ड पेयर्स हैं, इस ऑक्सीजन के नहीं है। तो ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट में मुझे इनको कहना चाहिए नॉन बॉन्डेड पेयर्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सी हियर, ये जो ऑक्सीजन के पड़े हैं ना, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, इनको बोलता हूं मैं लोन पेयर। और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड एटम्स थे, उनके साथ जो पड़े हैं, चाहे वो अनशेयर्ड हों चाहे वो शेयर्ड हों, उनको बोलता था मैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी यहां हवा में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो रिपेल करते हैं वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और ये जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है। और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसको मैं NBEPR कह सकता हूं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड एंगल्स को बढ़ाता है। जबकि लोन पेयर रिपल्शन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसको मैं वेसेपर बोलता था, ये वाला लोन पेयर रिपल्शन, वो इसके बॉन्ड एंगल्स को घटाता है। जब ये ज़्यादा लगेंगे इस पे तो बॉन्ड एंगल ये वाला घटेगा, लेकिन जब ये ज़्यादा लगेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बड़ी अजीब कहानी चल रही है। ये रिपल्शंस बॉन्ड एंगल बढ़ने के लिए बोल रहे हैं और ये रिपल्शंस बॉन्ड एंगल घटने के लिए बोल रहे हैं। हम किसके साथ जाएं? देख लेंगे किसके साथ जाएं, ये तो अब एग्जाम्पल्स पे देखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो था, फिर फ्लोरीन पे भी तो थे ऐसे, क्या वहाँ पे ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन नहीं हावी हुआ कि बॉन्ड एंगल्स बढ़ जाए? यस, वो नहीं हुआ हावी। कब हावी होगा, कब नहीं होगा? अगर ये ग्रुप्स फ्लोरीन है, OH है, NH2 है, तो ये कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगर ये Cl है, ये Br है, ये I है, ये एल्काइल्स हैं, ये Nr2 हैं, तो ये बहुत हावी होता है। मतलब अगर इसके साथ इस टाइप के कुछ बड़े बड़े भारी भारी ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो बॉन्ड एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे छोटे लगे हुए होंगे तो वो कुछ खास रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, लोन पेयर ही उनके बॉन्ड एंगल्स को घटाने की कोशिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप बॉन्ड एंगल पे देखेंगे। सो यहाँ पे 105 था, यहाँ पे 102 था। अब इसके और इसके रिपल्शन की तो डोमिनेंस थी नहीं, रिजल्टिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी F की, उसकी वजह से रिपल्शन कम हो गया, जबकि यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मुझे ऐसी कहानी कुछ चलती नज़र आ रही थी, लेकिन देखा कि ये ग्रुप तो भारी भरकम Cl जैसे या R जैसे लगे हुए हैं, जिनमें NBEPR
मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो रिपल्शन करके बॉन्ड एंगल को बढ़ा रहा होगा, जिसकी वजह से ये एंगल्स मुझे 110 के आसपास नज़र आ रहे थे। एग्जैक्ट क्या होंगे वो तो डेटा पे देखना पड़ेगा, हम एग्जैक्ट देखना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोन पेयर्स हैं वो जब रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, जबकि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ये साइड्स एटम पे, वो बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और कब इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं? जब ये वाले ग्रुप आपके प्रेजेंट हों, अदरवाइज नहीं। तो मुझे लगता है हम लोग सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यहाँ समझ पा रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आपके सामने आऊँ उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको कि जब भी हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा तो हमें क्या देखना होगा। मैं बहुत सारी बातें बता दी मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, फिर मैंने बोला लोन पेयर्स हैं कि नहीं है ये देखना है, फिर मैंने बोला नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स देखने हैं, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स कम है कि ज़्यादा हैं वो भी एक बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने वाला फैक्टर हो सकता है। साइड एटम्स देखने हैं, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, या NbEpR भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत गोलमाल है, मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं, हम कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे ये समझ पाना बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही टफ काम हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते हुए इस बॉन्ड एंगल पे फर्दर आगे डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास यहाँ 6 ग्रुप दिखाए हैं स्क्रीन पे और मुझे इनको सिक्वेंशियल अरेंजमेंट देना है, मीन्स किस में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, किस में सबसे कम होगा। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाता जाऊंगा और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे ऐसे ही काम करेंगे। पहले आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक मेरे पास वाटर है, एक मेरे पास CH4 है, एक मेरे पास NH3 है। तो CH4 ऐसा होता है जहाँ पे ये 4 बॉन्ड पेयर आपको दिखते हैं टेट्राहेड्रल। NH3 ऐसा होता है जहाँ पे पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, एक लोन पेयर आ जाता है बॉन्ड पेयर की बजाय। और वाटर जहाँ मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर्स रहते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं। बॉन्ड एंगल देखना था मुझे पता था जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे वो उतना ज़्यादा इन बॉन्ड्स को धक्का मारेंगे, यानी कि बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा। यहाँ पे वो लोन पेयर 1 है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड एंगल्स हैं। तो आप पाएंगे यहाँ वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर थोड़ा कम होगा और यहाँ का बॉन्ड एंगल और भी कम होगा क्योंकि 2 लोन पेयर्स इसको धक्का मार रहे थे। तो डेफिनेटली आपका ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 1 होगा और ये नंबर 2 होगा। ध्यान से समझते जाना हर क्वेश्चन को। इन 4 को देखिए, वाटर ये रहा, H2S भी ऐसा ही होता है और 2 लोन पेयर्स होते हैं। PH3 वो भी पिरामिडल ही होता है और 1 लोन पेयर होता है। NH3 वो भी ऐसा ही होता है और 1 लोन पेयर होता है। अब मुझे देखना था कि बॉन्ड एंगल्स कहाँ क्या होंगे। तो NH3 का तो मैं बता के यहाँ आपको, यहाँ पे 1 लोन पेयर है वो 107 डिग्री एंगल कर देता है और वाटर के केस में मैं बता के आऊँ वो 105 डिग्री कर देता है। व्हाट अबाउट दिस PH3? तो PH3 में मैं अगर देखूँ, वैसे इसके और इसके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करूँ तो मुझे पता है कि जो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो शेयर्ड पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। जबकि P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, P पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा। रिजल्टिंग ये रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि शेयर्ड पेयर्स ज़्यादा नज़दीक हैं, जबकि ये रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन क्योंकि कम होगा, दूर हो गए, तो बॉन्ड एंगल भी कुछ रिड्यूस्ड होगा 92 डिग्री के आसपास। आप कहेंगे 92, मैं कहूँगा हाँ, पीछे आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो ये वो ड्रैगो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ना के बराबर होती है, प्योर पी ऑर्बिटल्स रहती हैं, जिसकी वजह से एंगल 90 के आसपास ही रहता है। तो यहाँ तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 90 के आसपास ही बॉन्ड एंगल होगा, तो ये सबसे कम बॉन्ड एंगल दिखेगा आपको। और यही सीन यहाँ सल्फ़र के अंदर भी है।
इसका भी लगभग 90, 91, 92 के आसपास ही रहता है बॉन्ड एंगल रादर, क्योंकि दो लोन पेयर्स हैं तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, 92 से थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो ड्रैगो मॉलिक्यूल है। इसका और इसका कंपैरिजन लगभग 90 के आसपास, लोन पेयर्स का नंबर क्योंकि ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा रिड्यूस होके मैं 91.5 के राउंड अबाउट एक वैल्यू असाइन इसको कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया में, देन उसके बाद वाटर में, देन उसके बाद PH3 में, और सबसे कम H2S में। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। वाटर OF2 ONH2 ट्वाइस, वाटर वही है, ये OF2 है और ये ONH2 है। हालांकि अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल है ये, लेकिन मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसको लिख रहा था। सी है, ये ONH2 है। अब इन तीनों में मुझे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है कि तीनों में किसका कम और किसका ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखेंगे H105 के साथ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे F आ गया था, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर है वो F की तरफ ज़्यादा खींच गया है। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, यानी कि इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन या इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, वो कुछ खास नहीं है। मैं पीछे लिख के आया हूँ, फ्लोरीन, OH, NH2, उन सब का NBEPR काफ़ी लो होता है, हमें नहीं देखना, हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F जैसी नहीं है, मतलब पेयर कुछ उतना क्लोज नहीं होगा, O से उतना दूर नहीं जाएगा जितना F के केस में चला गया। तो रिजल्टिंग ये 105 था, यहाँ एंगल थोड़ा रिड्यूस होगा, 103 के आसपास आ जाएगा, ये वाला और रिड्यूस हो जाएगा, 102 के आसपास आ जाएगा। लोन पेयर्स तो सभी में सेम थे, तो उन्होंने तो अपना कुछ असर दिखाना नहीं था। सही, इन तीनों में दोबारा ध्यान दें, यहाँ जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ये वाले, वो कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा, मेन यही डिसाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, BF3, BCl3, BBr3, BI3। आप चारों की हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, चारों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, चारों में 120 डिग्री एंगल होता है। यहां भी सभी बॉन्ड्स में 120, यहां भी सभी बॉन्ड में 120, यहां भी सभी बॉन्ड में 120, यहां भी सभी बॉन्ड में 120, तो सब में बराबर बॉन्ड एंगल रहेगा। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यहां पे आप देखेंगे ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, चारों क्योंकि sp3 हैं तो चारों में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही होगा। यहां पे आप आके देखें, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, लीनियर स्ट्रक्चर, सभी एंगल्स sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 होते हैं, यहां सभी के 180 होंगे। अब दिमाग और ज़्यादा घूमना शुरू हो जाता है। दिमाग कहता है भाई कहाँ जाके कहानी रुकेगी, कभी हाइब्रिडाइजेशंस पे आ जाता हूँ, कभी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे आ जाता हूँ, कभी साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाता हूँ, कभी लोन पेयर्स के नंबर्स पे आ जाता हूँ। ये क्या कहानी चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाके कहानी रुकेगी, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे नहीं देखना। ये तो ठीक है, अगर मैं इनमें से एक एक उठा के इकट्ठे कर देता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल होगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो चलिए हम बिल्कुल लास्ट किनारे पे इन सब बातों को अब इकट्ठा करते हैं कि अगर हमें बॉन्ड एंगल्स देखने हैं तो सबसे पहले क्या देखना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको देखनी है हाइब्रिडाइजेशन। आप वो चेक कर लीजिए कि स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो sp3 है, sp2 है, sp है, उसके अकॉर्डिंग उस पूरे ग्रुप में कैटेगराइजेशन कर लीजिए। sp वाले एक तरफ, वो सबसे ज़्यादा एंगल पोजेस करेंगे, sp2 वाले बाद में और sp3 वाले लास्ट में। ठीक है जी, पहला काम हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, तो आप सबसे पहले देखिए कि NBEPR कहाँ पे है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कहाँ पे है। जहाँ पे NBEPR होगा या ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा।
NBEPR, सी हेयर, यहाँ पे मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स पे बताया, ये यहाँ OCl2 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रिपल्शन वो बॉन्ड एंगल को बढ़ाता है। वो जहाँ पे भी होगा तो बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होगा। अगर NBEPR की समस्या नहीं है, मान लो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो फिर आप देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का थ्योरी, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कहाँ ज़्यादा हैं। जहाँ लोन पेयर्स ज़्यादा होंगे, ये पहला रूल है वेसेपर देखते हुए, नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए, जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर वहाँ बॉन्ड एंगल कम, जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर्स वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम, जहाँ पे कम लोन पेयर वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा। मान लो यहाँ पे भी आपको दोनों में बराबर सीन नज़र आता है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम नज़र आते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जिस भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। जैसे आप देख रहे थे, अभी मैंने रब कर दिया, दोबारा लिख देता हूँ। मान लो एक वाटर है और एक H2S है, तो ये सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर हाई है तो बॉन्ड एंगल लार्जर, ये दूसरे नंबर पे देखना है। और यहाँ पे भी अगर बात ना बने तो तीसरे नंबर पे जाएंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज़्यादा है। जहाँ साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा। लाइक अभी मैंने जस्ट लिखा था एक एग्जाम्पल OH का, एक एग्जाम्पल OF का और एक एग्जाम्पल ONH2 का। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की सबसे ज़्यादा थी तो बॉन्ड एंगल सबसे कम आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम थी तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आया। सो सी हियर, सबसे पहले क्या देखना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, उससे आप ग्रुप बना लीजिए। sp का एंगल सबसे ज़्यादा, sp3 का उससे कम। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो आप पहले NBEPR चेक कीजिए, उसके बाद आप इस पे आइए। इसमें आप पहले नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखिए, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखिए, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम हाई होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम लो होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम हाई होगी तो बॉन्ड एंगल लो होगा, लेस होगा। और यहाँ पे भी अगर आप परेशान हो जाएं, यहाँ तक भी आप ना समझ पाएं, तो आप समझ जाइएगा कि बॉन्ड एंगल्स सेम हैं। अगर मान लो आपका स्पीसीज sp3 नहीं है, sp2 या sp है, तो फिर यहीं से शुरू हो जाइए। पहले नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखिए, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखिए, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखिए। और अगर यहां कहीं सक्सेसफुल ना हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड एंगल आपको लगभग सेम नजर आएगा। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स जो स्पेशली मैंने यहां पे बताए थे आपको, आप ध्यान रखिएगा, उन सबका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आएगा। जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3, इसको हटा देता हूँ, NH3 नहीं था उस फैमिली में। थर्ड पीरियड के मेंबर हाइड्रोजन के साथ H2S, H2SC, H2TE, इन सब का बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास होता है। फिर भी अगर कंपेयर करना पड़ जाए तो हम इन्हीं रूल्स से उसको कंपेयर करते हैं, इन्हीं रूल्स से वसेपर लगा के नंबर ऑफ लोन पेयर देख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखें, साइड एटम तो कुछ बात रखेगा ही नहीं क्योंकि सभी में साइड एटम तो H ही होंगे। तो इन दो पॉइंट से हम इनके एंगल्स भी कंपेयर कर सकते हैं, जो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में करके देखेंगे। और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इस सीक्वेंस का, लाइक हाइब्रिडाइजेशन के बाद वसेपर और NBPR, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से बॉन्ड एंगल के विद रिस्पेक्ट रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं और आपको अरेंज करना है बॉन्ड एंगल्स के सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी सीक्वेंस में।
तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने कि भाई सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करूंगा। sp हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा और sp3 का सबसे कम। ओके, और एक और पॉइंट यहाँ पे रख सकता हूँ, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स का सबसे कम होगा। sp का 180 एंगल होता है, sp2 का 120 होता है, sp3 का 109 होता है, और जो ड्रैगो मॉलिक्यूल बताया मैंने, यानी कि जहाँ हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है। तो मैं यहाँ पे अब सभी की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी बता पाना मुश्किल होगा। तो मैं देख रहा हूँ ये जो 2 स्पीसीज़ हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब आप देख लेना निकाल के अपनी ट्रिक से, मैं यहाँ पे वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में टाइम नहीं लगाऊंगा। ये bf3 जो आप देख पा रहे हैं ये sp2 है, इसको मैं स्पेशल कलर से रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक ये है और एक ये है SnCl2, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये हमारा, इसको भी मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ड्रैगो कंपाउंड है। और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मेरा सीक्वेंस बनना शुरू हो गया है। C2H2 का बॉन्ड एंगल और CO2 का बॉन्ड एंगल बराबर होगा और सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड थे। उसके बाद ये 2 आएंगे BF3 और SnCl2। एक बार इनकी शक्लें रिकॉल करता हूँ। sp2 में BF3 ऐसा ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर आता है और SnCl2 में भी ऐसा ही ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर आता है, बट एक लोन पेयर आता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, रिजल्टिंग ये वाला एंगल रिड्यूस हो जाएगा और ये वाला एंगल तो सब सिमेट्रिक जेन्युइन 120 होगा। तो BF3 एंड देन उसके बाद आ गया SnCl2। चलो जी, देखो कैसे सीक्वेंस बनता जाएगा, बहुत आसानी से बनता जाएगा सीक्वेंस, ये बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस। अब जितने बचे हुए हैं वो सब क्या हैं, sp3। ये ड्रैगो है तो इसको सबसे लास्ट में टांग दूंगा क्योंकि इसका एंगल तो 90 डिग्री के आसपास रहेगा। चलिए, अब मुझे क्या देखना है, इन सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड में सबसे पहला काम क्या होगा। मैंने वहाँ लिखा था, याद करें आप, कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे पहले चेक करो NBEPR, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो वसेपर, ठीक है, मैं एक बार इनको सीक्वेंस में लाता हूँ। देखो OCl2 ये था, यहाँ पे मुझे पता है NBEPR होता है। ये जो पेयर होते हैं ना और ये जो पेयर होते हैं ये बहुत भयंकर धक्का देते हैं। NBEPR कब आएगा, फिर रिकॉल कर रहा हूँ, ClBr IR NR2, ये ऐसे बड़े बड़े जब ग्रुप लगे हुए होंगे तब आएगा, अदरवाइज वो कुछ खास नहीं होता। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, H, इनमें कुछ नहीं होता। तो OCl2 का नंबर आएगा फिर उसके बाद, क्योंकि NBEPR तो मुझे इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी सब में तो बच्चे लगे हुए हैं, यानी कि H लगा हुआ है या F लगा हुआ है, तो उसका तो कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो जी OCl2 आ गया। फिर आप देखेंगे वसेपर कि वसेपर थ्योरी के NBEPR हो गया, NBEPR से हमें पता कर गया OCl2 ज़्यादा है। अब बाकी किसी में NBEPR नहीं था तो हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखना था। तो अब मैं ले आता हूँ बचते हुए एग्जाम्पल। एक मेरे पास है OF2, एक मेरे पास है NH3, एक मेरे पास है NH4+, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एक मेरे पास है PH4+, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है, कहीं आप इसको भी ड्रैगो समझ लो, वो PH3 था, PH4 नहीं है। एक मेरे पास है वाटर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए, और कोई तो नहीं बच गया? नहीं, सभी आ चुके होंगे। OF2 आ गया, अमोनिया आ गया, NH4+ आ गया, PH4+ आ गया, वाटर आ गया, ये 2 बच गए, CH4 और BH4 नेगेटिव। चलो इनको भी ले आऊँगा 2 मिनट बाद, ऐसे ही पड़ा रहने देता हूँ अभी। अब मुझे वसेपर के अकॉर्डिंग देखना था। सबसे पहले क्या देखना था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर्स कम होंगे वहाँ पे बॉन्ड एंगल लार्जर होगा, जहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज़्यादा होंगे वहाँ बॉन्ड एंगल शॉर्टर होगा। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स थे और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स थे, तो इन दोनों को खिसकाओ पीछे। पहले किसका नंबर लाओ,
अमोनिया का। अमोनिया में लोन पेयर है एक, जो बॉन्ड एंगल्स को घटाएगा। बट यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ तो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, यहाँ पे भी आइडियल बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। रादर ये दो जो पड़े हैं इनका भी बॉन्ड एंगल 109 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। कोई लोन पेयर ही नहीं है तो लोन पेयर रिपल्शन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? सारे एटम एक जैसे लगे हुए हैं तो बिल्कुल आइडियल सिमेट्री होगी। तो आप देखेंगे कि जो CH4 है, जो BH4 नेगेटिव है, जो NH4 प्लस है, जो PH4 प्लस है, उन सब का बॉन्ड एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये तो आइडियल है। उसके बाद किसका नंबर आया? अमोनिया का। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद नंबर आया अमोनिया का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आपके पास, इसको भी हटा दिया मैंने। अब आपके पास ये दो बचे हुए हैं, जहाँ सेंट्रल एटम का 2 लोन पेयर है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, बट साइड एटम में देखेंगे तो साइड एटम ये है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सॉरी ज़्यादा है। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। रिजल्टिंग अमोनिया के बाद आपका नंबर है वाटर का, और वाटर के बाद आपका नंबर है OF2 का, और OF2 के बाद अब बचता हुआ है आपका PH3। सबसे लास्ट में है आपके पास PH3। तो इस तरह से आप ये ढेरों एग्जाम्पल्स को सिर्फ इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स पे, पहले हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप बना लो, अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो, फिर उसमें लोन पेयर्स का कॉन्सेप्ट देखना शुरू कर दो। लोन पेयर्स से नहीं पता चल पा रहा, सॉरी, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लोन पेयर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बट अगर सारे sp3 हैं तो पहले NbEpR चेक कर लेंगे, देन उसके बाद अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो लोन पेयर की प्रेजेंस एंगल को घटाती जाएगी। अगर नहीं है लोन पेयर और सारे एटम एक जैसे हैं तो बॉन्ड एंगल बराबर हो जाएंगे। लोन पेयर्स अगर कम हैं तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। लोन पेयर अगर ज़्यादा हो गए तो बॉन्ड एंगल फिर फर्दर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता किया जाएगा। और फाइनली PH3 आप देख सकते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल था, तो सबसे लास्ट में इसका नंबर आएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के सिक्वेंसेस को बॉन्ड एंगल के लिए अरेंज कर पाएंगे। ये 5 स्पीसीज आपको दिखाई हैं बॉन्ड एंगल। आपको फिर चेक करना है कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो बहुत आसान तरीका देखो, ये तो ड्रैगो कंपाउंड है, 90 डिग्री के आसपास एंगल मिलेगा, तो इसका तो सबसे कम होगा, सबसे पीछे लगा देता हूँ। अब बाकियों को देखता हूँ। तो ये वाला आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशंस पे मैं टाइम नहीं लगा रहा। और बाकी आप तीनों को देखेंगे तो तीनों आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 का एंगल सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कार्बोनेट को मैं सबसे आगे ले आऊँगा, फिर मैं नाइट्रेट को ले आऊँगा, फिर मैं NO2 नेगेटिव को ले आऊँगा। उसके बाद मुझे सल्फेट को लाना होगा और उसके बाद H2S आएगा, क्योंकि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ड्रैगो है। सिंपल सी बात याद रखिए, sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद sp2, फिर उसके बाद sp3 और सबसे लास्ट में ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखता हूँ सारे sp2 फंस गए, सारे sp2 फंस गए। तो देखिए आप यहाँ पे ये कार्बोनेट है आपका, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ये NO3 नेगेटिव है आपका, यहाँ भी सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। और ये NO2 है आपका, जहाँ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, लाइक दिस। अब कहानी समझ में आती है। NbEpR तो कहीं है ही नहीं, रादर sp2 में तो देखना ही नहीं है मुझे, सिर्फ sp3 में ही देखना होता है NbEpR। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये भी sp2, ये भी sp2, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का बॉन्ड एंगल तो बराबर ही होगा। हाँ, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर इनके बॉन्ड एंगल्स को रिड्यूस कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। मतलब कार्बोनेट और नाइट्रेट का तो बराबर है, बट NO2 नेगेटिव का थोड़ा सा लेसर होगा। और आगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई तो फिर और भी कम हो जाएगा। और उसके बाद तो ड्रैगो आ गया तो वो 90 हो जाएगा, 90 से कम नहीं जाने वाला। ये आपका बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस था, जो आप अलग अलग एग्जाम्पल्स पे इन कॉन्सेप्ट्स को लगा के स्टडी कर सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में ये बात समझ ली।
मुझे लगता है लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पाएंगे, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो रहेंगे। हालांकि हमारी बुक में तो आप जाके देखिएगा, जो ये बॉन्ड पैरामीटर हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया, वो हार्डली एक पेज पे थोड़ा सा इन ब्रीफ लिखा हुआ है। बट फिर भी अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका चाहें और हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ईजिली बॉन्ड एंगल को समझ सकते हैं। होप आप इस सब को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग फिर एक नए कॉन्सेप्ट से, एक नए थ्योरी के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टॉपिक है प्रोबेबली वो इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। गुड बाय।